लोग शुरू करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और जैसे हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को 1 घंटे से भी कम समय में याद कर लिए थे, नहीं, उसी तरीके से इसको भी बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। वो गेट बंद करो बच्चा, ठीक है। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, आराम से बैकबोन स्ट्रेट कर लो। और याद करने का एक ही फॉर्मूला है, 5 बार हम 5 बार तुम, ठीक है। आ जाओ, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, बोलो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नाम है, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा है, 6वां, यानी 6, ठीक है। अब चैप्टर का शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रहा है। कुछ एक बच्चा है जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, हरीश। अब हरीश को पता नहीं क्या चुल मच गया कि चला गया दिवाली का मार्केटिंग करने, ठीक है। देखो, ऑन दिवाली हरीश वेंट टू द मार्केट। देखो चैप्टर की स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में। इसका पूरा सार, सार का मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, यहां पे हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑन दिवाली हरीश गया मार्केट में अपनी मम्मी पापा के साथ और ये सब चीज खरीद लिया। जब खरीदा वो देखा कि ओ माय गॉड, इतने सामान, इतने गुड्स, ठीक है, इतने गुड्स इतने लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए होंगे। तो उसी का एक्सप्लेनेशन यहां दिया गया है। जैसे बहुत सारे थे, शूज, क्लॉथ, सुगर जो है ये सब बनता है लार्ज इंडस्ट्री में। जो यूटेंसिल्स थे वो बनते हैं कहां पे, स्मॉल इंडस्ट्रीज में। जो दिया था वो घर पे ही बन सकता है या फिर कॉटेज इंडस्ट्री में भी बन सकता है। तो बेसिकली इसका पूरा कंक्लूजन क्या है कि दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि ये सब जो चीज था, ये सब जो चीज था मेरा बच्चा पार्टी, देखो ये सब जो चीज था ये सब कहां बना, तो दिख रहा है ना, कहां बन रहा है, इंडस्ट्रीज में बन रहा है, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां पे पॉइंट आता है कि मैन्युफैक्चरिंग है क्या। अब व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग, और यहां से तुम्हारा चैप्टर शुरू हो रहा है। स्टोरी को याद मत रखना, बकवास है, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और यहां पे लिख दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आ जाओ, क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी। हम लोग गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे कैसे, लार्ज क्वांटिटी में, बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले मेरे को यह बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग में क्वांटिटी छोटा होता है कि बड़ा होता है, बड़ा होता है क्वांटिटी। यानी कि सर हम लोग कोई भी चीज जो है प्रोड्यूस करेंगे लार्ज अमाउंट में, ठीक है ना। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो रॉ मटेरियल को जो है इसका प्रोसेसिंग करके और ज्यादा वैल्यूएबल वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करके। यस और नो, यस और नो। यानी कि रॉ मटेरियल जब ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जो कि बहुत बड़े मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। बोलो हाँ, डन। अब देखा जाता है, देखो यहां पे, जैसे देखो यहां पे वुड है तो वुड से पेपर बना, तो वुड एक रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। उससे क्या बना दिया, सब पेपर बना दिया। उसी तरीके से सुगर केन से सुगर बना दिया। उसी तरीके से आयरन ओर से आयरन और स्टील बना दिया। बॉक्साइट भी एक ओरी है, पता है ना, उससे एल्यूमिनियम बना दिया। यार्न से क्या बना दिया, क्लॉथ बना दिया। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यहां पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि सर ये जितने भी चीज है ये सब रॉ मटेरियल्स हैं और उससे उसको कन्वर्ट किया जा रहा है मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में। बोलो हाँ। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग, जब हम लोग रॉ मटेरियल को उठाते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में इन अ लार्ज क्वांटिटी, उसी को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। बोलो यस, समझ में आ गया। तो डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग कर दोगे, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग कर दोगे, एग्जांपल लिख दोगे, वुड से बना पेपर, बॉक्साइट से बना एल्यूमिनियम, सुगर केन से बन गया सुगर। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसको दिए दो उधर राहुल सर को। डन यहां तक, डन यहां तक, बोलो हाँ। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे कुछ नहीं है, वेरी नाइस। तो ये तुम्हारा 2 मार्क्स यहां पे कवर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग, तो रॉ मटेरियल उठाए और उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज किए इन अ लार्ज क्वांटिटी, वो क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी,
मैन्युफैक्चरिंग बोलो हाँ। अब देखो आगे, अब हम लोग को पता है कि सर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर का, जैसे वुड हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है ना। मैं लेकिन एग्रीकल्चर के हेल्प से कुछ और हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट, तो वो हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर में। तो अगर एग्जाम में ये आया कि बताओ जरा मैन्युफैक्चरिंग कौन सा सेक्टर का एग्जांपल है, क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है ना। हाँ, तो वर्कर कन्वर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड गुड। डन। जैसे एग्जांपल में स्टील फैक्ट्री, कार फैक्ट्री, पीने वाला, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बेकरीज, ये सब जो है ना खाने पीने का सामान हो गया, या फिर स्टील फैक्ट्री, कार फैक्ट्री, ये सारा का सारा एग्जांपल है बच्चों सेकेंडरी एक्टिविटी का या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो यहां तक अभी तक बस तुमको ये याद रखना है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, बोलो हाँ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अभी लिखना है, बिल्कुल ध्यान रखना, और ये आएगा तुम्हारा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको ऐसे याद करना है। सबसे पहले इंडस्ट्रीज जो है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, बोलो किसको करता है? एग्रीकल्चर को। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सबसे पहले क्या किया? एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, तीसरा जो है पॉवर्टी को कम किया, और तो और जो है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को क्या करता है? बैलेंस करता है। तो अभी तक हम लोग चार चीज पर हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चरल सपोर्ट किया, अब पहले देखते हैं एग्रीकल्चरल सपोर्ट कैसे करता है। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे एग्रीकल्चरल सपोर्ट कैसे करता है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही हमारा जितना भी खुरपी है, कुल्हाड़ी है, हसुआ है, ये सब जो है कहां बनता है? फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में बनता है तो यहाँ पे आ गया ना कि ये जो है एग्रीकल्चर को क्या करता है? मॉडर्नाइज करता है, प्रोवाइड करता है टूल्स, मशीन, फर्टिलाइजर्स, पाइप, ये सब प्रोवाइड करता है। किसको? एग्रीकल्चर को, है ना। कृषि को ये सब प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा? इंडस्ट्री के द्वारा है। तो अगर कोई ये पूछेगा बताओ जरा इंडस्ट्री किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को, बता दोगे ना कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं? तो ये हो जाएगा ना कि सर वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है, टूल्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। डन। तो एग्रीकल्चरल सपोर्ट देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, क्रिएट जॉब्स इन सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शियरी सेक्टर्स। तो समझ में आ गया। दूसरा सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो इसको समझाने वाली बात नहीं है। दूसरा बात क्या? तीसरा क्या कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करता है? कम करता है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट इज एसेंशियल टू रिमूव पॉवर्टी। अब देखो, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ये कटिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर इससे हेल्प नहीं हो रहा है तो इससे पढ़ लो, ठीक है ना। लेकिन बुक रीडिंग करना बिल्कुल कंपलसरी है। जो बच्चा बुक रीडिंग नहीं करेगा उसको आंसर राइटिंग करना नहीं आएगा। तो बुक रीडिंग करो और बिल्कुल तन मन धन से करो, ठीक है। आराम से बैठो और बुक रीडिंग करो, सोचो कि किस तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया कि नहीं किया बच्चों, बताओ हाँ। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया कि नहीं किया? पॉवर्टी खत्म किया कि नहीं किया? तीसरा देखो, मात्र 5 पॉइंट याद रखना है इसमें, कोई सा भी सिंपल देख करके मात्र 5 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। मात्र 5 पॉइंट, व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री सेटअप होता है तो इंडस्ट्री सेटअप इन ट्राइबल एरिया, बैकवर्ड रीजन, जिससे कारण से क्या होता है कि रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटीज, है ना। जो रीजनल इनइक्वालिटीज है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी गांव में इंडस्ट्री लग गया तो उसमें यह नहीं देखा जाए कि कौन ऊंचा जात का है कौन नीचा जात का है, सभी को हायर किया जाएगा। यस और नो। अगर कोई ब्राह्मण है और उसके पास पैसे की कमी है तो वो भी लेबर का काम करेगा, है ना। और कोई शेड्यूल कास्ट से है और उसके यहाँ पैसे की कमी है तो वो भी वहां काम करेगा। तो समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से जो है
इंडस्ट्री जो है रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं फॉरेन एक्सचेंजेस। अब सिंपल सी बात है, ज्यादा सामान बढ़ेगा तो हमारा कंट्री प्रॉस्पर होगा, धनी होगा। जब धनी होगा तो हमारे पास जब जरूरत से ज्यादा जब सामान होगा तो हम लोग बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे, बोलो हाँ। तो फॉरेन एक्सचेंजेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, यस और नो। तो पहला एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट खत्म किया, पॉवर्टी खत्म किया, रीजनल जो रीजनल डेवलपमेंट था उसको बैलेंस किया, फॉरेन एक्सचेंजेस जो है उसको बढ़ा दिया ना। अब चाहो तो तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। और देखो बच्चों, बिल्कुल भी याद करने का कोशिश नहीं करना है, बस जितने बार हम बोल रहे हैं ना उतने बार तुम लोग बोलते चलो, बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट रखो और बोलते चलो, ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद बस एक रफ नोट लिख लेना, रफ में अपना नोट्स लिख लेना। देखो उसके बाद सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्री बढ़ेगा तो नेशनल प्रॉस्पेरिटी होगा, यस और नो। जैसे कंट्री प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू फिनिश गुड्स आर रिच, इंडिया मस्ट इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग और डाइवर्सिफाई इंडस्ट्री, जिस कारण से हमारा जो है नेशनल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री रिलेशन, देखो आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इंटरडिपेंडेंट, एग्रो इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल, यस और नो। ये हम लोग पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। यानी कि अब जैसे कि अगर मेरे को हॉर्लिक्स बनाना है, हॉर्लिक्स, ठीक है, तो हम क्या उठाएंगे, हम गेहूं उठाएंगे कहां से, खेत से, गेहूं से बनता है ना। गेहूं उठाएंगे हम लोग कहां से, खेत से उठाएंगे गेहूं, उसका करेंगे प्रोसेसिंग और बना देंगे हम क्या, हॉर्लिक्स। अब देखो, अब तुम पता करो कि 1 केजी गेहूं का दाम क्या है और 1 केजी हॉर्लिक्स का दाम क्या है। उसी तरीके से हम टमाटर उठाएंगे हम खेत से और बना देंगे केचप, है ना। इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है। उसी तरीके से हम गाय पाल लेंगे, गाय या भैंस, बफेलो, है ना, उसका दूध दुहेंगे और उससे बना देंगे रसगुल्ला, है ना, राजभोग, बड़का बड़का रसगुल्ला बना देंगे कि मुंह में ना अटे ठीक है ना। तो हम लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट है ना। तो बताओ कोई सब ये 5 पॉइंट याद रहेगा। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, तो हम लोग रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, इसी को इंडस्ट्रीज बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले आता है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करता है, पॉवर्टी खत्म करता है, बैलेंस करता है रीजनल, ठीक है, और 5वां फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाता है, नेशन को प्रॉस्पर करता है। बस 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 5 पॉइंट इज इनफ, ठीक है, डन। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब पता है क्या होता है, बताओ, अरे बोलो। बाप रे बाप, पूरा इंग्लिश बोल दी कि देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ना ग्लोबल वर्ल्ड, देखो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। सबसे पहले तो सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ, इंडियन गुड मस्ट बी, जैसे कि देखो कहने का मतलब क्या है ना कि अगर मेरे पास कोई सामान है उसको हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास है ना, मान लो कि हम लोग मटका बना रहे हैं, मटका बना रहे हैं, अब मटका भरा पड़ा हर एक गांव में, हर एक शहर में, अब बाहर कोई मांगे नहीं है तो कोई फायदा है उसका, हमारा नेशन कभी प्रॉस्पर हो पाएगा, नहीं प्रॉस्पर होगा। लेकिन हम लोग क्या किए, रुक जाए मिर्ची, हम लोग क्या किए ना कि आईफोन के टक्कर में एक और फोन बना दिए, एकदम बिल्कुल टक्कर में उससे, जो कि पॉसिबल नहीं है, अभी तो पॉसिबल नहीं है ना। 47 तक डेवलप भारत, पता नहीं कब होगा वो, कब नहीं। एनीवेज, तो आईफोन के टक्कर में को फोन बना दिया, झकास एकदम, ठीक है। तो उसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगा। जैसे अभी हमारे यहाँ वीवो है, रियलमी है, ओप्पो है, आईफोन है, हमारे यहाँ है ना। कोई भी बच्चा यहाँ पे मैक्रोमैक्स का फोन यूज करता है, कोई भी बच्चा यहाँ पे लावा का फोन यूज करता है, कोई नहीं करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत। आप एक फोन नहीं बना पा रहे हो। एनीवेज चलो, जिसके लिए गवर्नमेंट को जो है क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा बहुत भारी मात्रा में, ठीक है ना। अब देखो उसका प्रोडक्ट जो है वो इफिशियंट होना चाहिए, ठीक है ना, बी कॉम्पिटिटिव। अब एक ऐसा फोन निकाल दिए लावा
जिसका मार्केट में डिमांडे नहीं है, ठीक है। मैच इंटरनेशनल क्वालिटी, दिख रहा है ना, इंटरनेशनल क्वालिटी को मैच करे वो। अब ऐसा नहीं कि लावा निकाल दिए, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, कि सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है भैया, आपको ना मस्त लेवल पे टच करना होगा, हर चीजों को अच्छा लेवल पे टच करना होगा, ठीक है ना। इफिशियंट होना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, और एकदम उसका जो क्वालिटी है वो नेशनलाइज, मतलब वर्ल्ड वाइड जैसा उसका होना चाहिए क्वालिटी। डन ना। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब ये यहां पे लिख दिया गया है, बहुत स्कोरिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यहां पे इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये है एनसीईआरटी का फोटो, अरे हट जा भाई, उई, हाँ देखो ये है एनसीईआरटी का फोटो, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब सिंपल सी बात है कि सर अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल का बात किया जाए तो इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया गया है, और यहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंस याद करने की जरूरत है क्या? अब याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस अभी नोट्स लिखवा देंगे हम, ठीक है। सारे बच्चे कॉपी में नोट लिख लेना। आ जाओ, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहला क्या आता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब ये सब तुम लोग पढ़े हो पहले भी, है ना। एग्रो बेस्ड यानी वैसा इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, सिल्क, रबर, सुगर, टी और कॉफी इंडस्ट्री, ये सब का सब जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। 2-3 याद रहेगा, ठीक है ना। सिल्क हो गया, टी हो गया, सुगर हो गया, कॉटन हो गया, ये सब इंडस्ट्री जो है ये एग्रो है, फोकस, ठीक है। ये सब जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। कैसे? सिल्क कहां से मिलता है बताओ? कहां से मिलता है? रियरिंग ऑफ एनिमल सुनी हो? रियरिंग ऑफ एनिमल किस में आता है? वो प्राइमरी सेक्टर में आता है ना, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो जैसे 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 कहां गया, हाँ यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है अलग अलग रॉ मटेरियल के बेसिस पे। सबसे पहले आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल ये सब बता दिया गया, एडिबल ऑयल, ये सब जो है किसमें आता है बच्चों? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आता है। उसके बाद सेकंड हम लोग को दिख रहा है तुम लोग को ना, सेकंड आता है बच्चों मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे आयरन मिनरल है, स्टील मिनरल है, एल्यूमिनियम मिनरल है ना। आयरन हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है पेट्रोकेमिकल्स हो गया, ये सब होता है जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। बोलो हाँ। तो 2 तरीके का हम लोग देखें, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखें और दूसरा देखें हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। आ जाओ आगे। है ना, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। देखो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता है आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल और पेट्रोकेमिकल्स, ये सब होता है बच्चों। देखो बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन बिल्कुल 100% रखो, ठीक है ना, कि एक बार बिल्कुल अगर सर जो पढ़ा दिए वो स्कैन हो जाना चाहिए माइंड में, एकदम कैलकुलेशन चलते रहना चाहिए कि यहां से यहां मैं एरो लगा रहा हूं, यहां पे ये चीज लिख रहा हूं, ठीक है ना। एक चीज को 100 बार नहीं पढ़ना है, लेकिन संकल्प लेना है कि जो चीज एक बार पढ़ लिए हैं वो आखिरी सांस तक दोबारा नहीं पढ़ेंगे, उसका बस चलता रहेगा क्या? रिकॉल, रिकॉल, माइंड में रिकॉल करना है। ऐसा नहीं कि बार बार बुक लेके खोल रहे हैं, बार बार एक ही चीज रीड कर रहे हैं, नहीं, एक बार पढ़ेंगे, तमीज से पढ़ेंगे और उसके बाद बार बार रिकॉल करेंगे। इस तरीके से होना चाहिए जुनून, ठीक है। कम ऑन, एक्टिव हो जाओ। बेस्ड ऑन मेन रोल, बेसिक या फिर की इंडस्ट्री, है ना, ये नहीं है। देखो यहां पे सप्लाई रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री, एग्जांपल आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। कंज्यूमर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं। कंज्यूमर मतलब खाने पीने वाला, जो हम लोग डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, फैन हो गया, ये सब होता है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, अभी तुम लोग जो है ना मात्र 3 प्रकार के इंडस्ट्री देखो, अब खुद से बना लो 3 टाइप्स के। पहले आ गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा आ गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और तीसरा आ गया मेन रोल के और कंज्यूमर इंडस्ट्री। मेन रोल के अकॉर्डिंग आता है तुम्हारा की इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं पहले हम लोग को देखना है बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल, अब ये सब तुम लोग पढ़े हुए हो यार, पहले से पढ़े हुए, देखो ये सब पढ़ा चुके हैं पहले भी, है ना, कि बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है?
सबसे पहले होता है कि अगर आपका जो है प्रेजेंट लिमिट 1 करोड़ है डिफाइंड बाय मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है ना, तो दो प्रकार का होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो अगर हम लोग बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, तो डिफाइंड बाय मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट लिमिट कितना है 1 करोड़, बेस्ड ऑन ऑनरशिप। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन ऑनरशिप। सबसे पहले आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है उसको कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट। किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। एग्जाम में आता है भेल और सेल। अब इसका फुल फॉर्म तुम लोगों को खुद से सर्च करना है, फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना, भेल और सेल। अगर मैं बोलूं पब्लिक सेक्टर है ना, क्या है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट। एग्जाम्पल बताओ, भेल और सेल किस में आता है, पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में आता है। भेल सेल किस में आता है, भेल सेल किस में आता है, भेल सेल किस में आता है, पब्लिक सेक्टर में आता है। जो कि कौन ऑन करता है, आ रहा है बात समझ में ना, कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट ऑन करता है। समझ में आ रहा है पूरा बात, आ जाओ। उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन ऑन करता है, आप प्राइवेट सेक्टर कौन करता है, कोई भी इंडिविजुअल। जैसे एग्जांपल टिस्को हो गया, बजाज ऑटो हो गया, डाबर च्यवनप्राश। ठीक है ना, डाबर हो गया, टिस्को हो गया, बजाज ऑटो हो गया, बजाज का खरखरीवा बजाज ऑटो है ना। तो बताओ जरा, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी ग्रुप ऑफ कंपनी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल ऑन कर सकता है। टिस्को प्राइवेट कंपनी है, 1907 में स्थापना हुआ था। बजाज ऑटो और डाबर लाल तेल बच्चों को दे मजबूती, है ना, सुने ना तुम लोग, हाँ ठीक है बढ़िया। प्राइवेट सेक्टर हो गया, समझ में, बोलो आगे देखो। ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर में होता है कि भैया प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जो कंपनी चलाता है, जो सेक्टर चलाता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेक्टर। जैसे देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड कैसा एक सेक्टर है बच्चों, ये है ज्वाइंट सेक्टर। अभी तक 3 पर है। सबसे पहले क्या पर है, पब्लिक सेक्टर पर है। तो बताओ पब्लिक सेक्टर कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट ऑन करता है। एग्जांपल बताओ, भेल और सेल। दूसरा हम लोग पढ़े प्राइवेट सेक्टर पढ़े, जिसको कोई भी इंडिविजुअल ऑन करता है, जैसे टिस्को, बजाज और डाबर लाल तेल। ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़े ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, आ जाओ। फिर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो एग्जांपल याद रखना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड किसका एग्जांपल है, ज्वाइंट सेक्टर का। भेल किसका एग्जांपल है, पब्लिक सेक्टर का, है ना। टिस्को किसका एग्जांपल है, प्राइवेट सेक्टर का। बोलो हाँ, वेरी नाइस। आगे देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है कि ऑन्ड बाय प्रोड्यूसर और वर्कर, जिसमें क्या होता है, प्रॉफिट शेयर होता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री कहां पे है, महाराष्ट्र में। कहां पे है शुगर इंडस्ट्री, और ये क्या लिखा है, कोयर इंडस्ट्री, ठीक है ना, केरला। बेस्ड ऑन वेट एंड बल्क, वेट और बल्क के बेसिस पे देखते हैं। जरा देखो, एक होता है हेवी इंडस्ट्री, दूसरा होता है लाइट इंडस्ट्री। सुनो मेरी बात, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले सुनो, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, फिर इंपॉर्टेंस देखे हम लोग पूरा बढ़िया से। उसके बाद क्या पढ़े, एग्रो इंडस्ट्री और मिनरल बेस इंडस्ट्री। उसके बाद मेन रोल इंडस्ट्री देखे, बेसिक इंडस्ट्री देखे और कंज्यूमर इंडस्ट्री देखे। उसके बाद हम लोग क्या देखे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसके बाद क्या देखे, सेक्टर्स के बारे में देख रहे हैं, पब्लिक सेक्टर देखे, प्राइवेट सेक्टर देखे, कोऑपरेटिव सेक्टर्स देखे, ठीक है ना। अब इंडस्ट्री हम लोग देख रहे हैं किसमें, अब हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड बल्क। एक होता है हेवी इंडस्ट्री, दूसरा होता है लाइट वेट इंडस्ट्री। जैसे हेवी रॉ मटेरियल जिसमें होता है आयरन एंड स्टील, एग्जांपल ऑफ हेवी इंडस्ट्री। उसी तरीके से लाइट इंडस्ट्री में देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक गुड्स, आयरन, कैटल। कैटल से याद है, पानी लेके आओ, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, एक एक करके इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या आता है बच्चों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो लगा लो, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। देखो एनसीईआरटी का हर एक लाइन तुम लोग का कवर हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर हम लोग को पढ़ना है कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, फिर जूट इंडस्ट्री,
फिर पढ़ना है शुगर इंडस्ट्री और फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्री पढ़ना है, तो ज्यादा लोड लेके मत पढ़ना, ठीक है ना, ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ो, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल हाँ नहीं, हम बता रहे हैं किसमें लगाना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 5 स्टार। अब देखो, पहले देखो ये कुछ प्रोसेस होता है हमारा जो है वो है ना, गारमेंट्स जो बनता है ये इस तरीके से कुछ बनता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, पहले ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, की सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, की सेक्टर है, कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन एक्सचेंज, ओनली इंडस्ट्री दैट इज सेल्फ रिलायंट। रुको पानी पी लेते हैं, आ रहा बात समझ में ना। देखो अब पता है तुम लोगों को, ये जो कॉटन या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये आखिरकार जो पहले पॉइंट में एनसीईआरटी का पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि बहुत ही की रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि ये जो है अदर इंडस्ट्री को भी बहुत बूस्ट करता है। अदर इंडस्ट्री जैसे केमिकल इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट करता है, डाइज, पैकेजिंग होता है इसमें, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये सब में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब एनसीईआरटी का ये फोटो तुम्हारा लगा हुआ है कि हम लोग जो गारमेंट्स पहनते हैं, है ना, हम लोग जो गारमेंट्स पहनते हैं उसका क्या क्या प्रोसेसिंग होता है। सबसे पहले क्या हुआ, फाइबर का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद तो फाइबर प्रोडक्शन क्या हमारा हो गया, मतलब हम लोग उससे लिए खेतों से लिए रॉ फाइबर, उसके बाद क्या होता है उसका, उसको बुना जाता है, स्पिनिंग होता है, ठीक है ना। तो स्पिनिंग बताओ कैसे, यार्न क्या होता है पता है? हाँ यार्न क्या होता है पता है? हाँ? और निटिंग, ठीक है, हाँ, जिससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, जिससे फैब्रिक बनता है, फिर डाइंग उसको क्या कर देता है, नील में डुबा, खचाक, ये उजाला, ठीक है, और उसके बाद फाइनली हमारा गारमेंट्स बन जाता है। तो सबसे पहले फाइबर का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हमारा स्पिनिंग होता है, फिर उसमें गिड्ढा स्पिनिंग होता है, उसके बाद उसको वीविंग होता है, उसको मतलब गिड्ढा उड्ढा बांध करके प्रॉपर एकदम बना दिया, फैब्रिक बना दिया, फैब्रिक से बनता है क्या हमारा, बस फैब्रिक से कपड़ा बन गया, कपड़ा ढपाक ढपाक उजाला में निकाल दिए, ऐसे डाइंग कर दिए और हमारा गारमेंट्स बन गया, ठीक है। लेकिन यार्न का मतलब सर्च करो गूगल पे, देखो यार्न का इमेज दिखाओ, क्या मैं सही हूं? तू अनसा कर रही है यार, थोड़ा एक्टिव हो जाना यार, याद कर, वही होता है ना, हाँ ठीक है, हाँ ले दे जो देखो फिर से देखो, शांत, पहले क्या होता है, फाइबर का प्रोडक्शन होता है, ध्यान दो, पहले फाइबर का प्रोडक्शन हुआ है, कहां से लेते हैं हम लोग, रॉ फाइबर लेते हैं एग्रीकल्चर से, उसके बाद स्पिनिंग हुआ, ठीक है, तो क्या बना, यार्न से स्पिनिंग हुआ, ठीक है, उसका बुनाई हुआ, फिर उसका क्या करते हैं, वीविंग और निटिंग, यानी कि उसका ऐसे जोड़ घटाव करके ऐसे 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 करके उसको क्या बना दिया, प्रॉपर फैब्रिक बना दिए, फैब्रिक बन गया प्रॉपर, फैब्रिक बनने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, है ना, फैब्रिक बनाने के बाद या तो तुम सीधा गारमेंट्स बना लो, उसके बाद डाइंग कर लो, या फिर पहले डाइंग कर लो मतलब उजाला, नील में डुबा दिए ऐसे उजाला, ठीक है ना, कपड़ों का निखार ऐसे करती है, फिर ऐसे उजाला, अरे नील का प्रचार, हाँ वही तो डाइंग हुआ ना, ब्लू हुआ ना, पता नहीं, हो यार हम भी सही में यार, अच्छा ये भी सही है, ठीक है ना, ठीक है, तो उजाला हुआ, उसके बाद गारमेंट्स बन गया, डन। आगे देखते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ध्यान दो, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ में आ गया ना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देखो थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम लोग पहले देख लेते हैं। एंशिएंट इंडिया में हाथ से क्या होता था, स्पिनिंग होता था, हैंडलूम वीविंग होता था, हाय झाए उस्ताद झाए झाए कर रहा है। आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम इंट्रोड्यूस होता है। ब्रिटिश पीरियड में इंडियन इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन करता है, कुड नॉट कम्पिटिट विद ब्रिटिश मिल क्लॉथ, ऑफ कोर्स खादी देखे थे ना, जो खादी बाद में, पहले हम लोग कपड़ा जलाए ब्रिटिशर का, फिर खादी इतना महंगा था, इतना ज्यादा वीविंग और स्पिनिंग में लग रहा था खर्च
कि चरखा दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उसको फुलफिल नहीं कर पाए थे। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, यहां से हम चुरा लिए हैं, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, यहां से ले लिए, देखो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन वेयर? मुंबई। याद रखना, सबसे पहला टेक्सटाइल मिल कहां पे बना था? 1854। 1854 यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से भी पहले मुंबई में जो है पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप किया गया था। बोलो हाँ, मुंबई में जो है सबसे पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सेटअप किया गया था, 1854 में सेटअप किया गया था। वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि क्लॉथ का डिमांड बढ़ जाता है, जिस कारण से जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूस्ट कर जाता है। डन। यानी कि मुंबई में 1854 में सबसे पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सेटअप किया जाता है, और इंडिया में जो है डिमांड बढ़ने के पीछे का कारण है वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है इंडिया में वो है। द टू वर्ल्ड वॉर वेयर फॉट इन यूरोप। इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, उस टाइम पे इंडिया जो है ब्रिटिश कॉलोनी था। वेयर देयर वॉज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम। हेंस दे गिव अ बूस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है कि इंडिया का जो कहां पे बना था? मुंबई में जो 1854 में सबसे पहली बार सेटअप किया गया था, उसका डिमांड कब बढ़ा? उसका डिमांड कब बढ़ा? वर्ल्ड वॉर के दौरान उसका डिमांड बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लोकेशन देखो, देखो लोकेशन को अभी याद मत करना, ठीक है। क्या करना है कि मैप का क्लास हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, मैप का, चैप्टर वाइज मैप का, ठीक है। तो मैप आप खरीद के रख लेना, ब्लैंक मैप, बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है। वहां पे हम लोग इंडिकेट करेंगे, बिल्कुल ठीक। बताएंगे हम, टेस्ट किस लेंगे, आता क्या है तुमको? अरे नहीं, बताएंगे बताएंगे। आ जाओ, लोकेशन फैक्टर देखो, कॉटन ग्रोइंग एरिया, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि कॉटन ग्रोइंग एरिया याद रखे, याद रखो। ब्लैक सॉइल इज नोन एज कॉटन सॉइल, रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल बोलते हैं। और ब्लैक सॉइल कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र में और गुजरात में, ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, कॉटन भी कहां होगा? महाराष्ट्र और गुजरात में भी होगा। अदर फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट और पोर्ट्स, ये सब देता है भाई कॉटन इंडस्ट्री को, ठीक है। आगे देखो, हम लोग को ये डिस्कस करना था। पहले तो ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये पहले खुद से ट्राई करना है, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये दो क्वेश्चन है, पहले खुद से लिखने का कोशिश करना है, ट्राई करना है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वीविंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड खादी। तो स्पिनिंग के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट में होता है? तो ये हमारा होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में। और जो हमारे यहाँ जो वीविंग का प्रोसीजर है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। क्या है? हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, और ये किया जाता है पावर लूम से, हैंडलूम से और मिल के द्वारा वीविंग किया जाता है। एक बड़ा शानदार सा बात क्या है कि हमारे यहाँ यार्न का क्वालिटी तो काफी शानदार है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में जो फैब्रिक का क्वालिटी है ये बहुत खराब है, बहुत लो क्वालिटी का हमारे यहाँ फैब्रिक होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि इंडिया में यार्न का क्वालिटी तो बेस्ट है, लेकिन फैब्रिक का क्वालिटी बहुत ही खराब है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें खादी के बारे में, तो खादी एक तरीके का जो है, खादी जो है ये कॉटेज इंडस्ट्री है। खादी क्या है? खादी कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज का मतलब क्या होता है? यानी कि वैसा इंडस्ट्री जिसको हम लोग घर पे भी चला सकते हैं, है ना, इसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। जो कि क्या करता है? प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट एट होम। घर घर में जो है खादी बन रहा है, ठीक है ना, तो घर पे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इनकरेज बाय महात्मा गांधी। और हम लोग को पता है कि जो खादी इंडस्ट्री है, जो कॉटन इंडस्ट्री है, उसको इनकरेज किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब गांधी जी बोले थे कि भैया ऐसा है कि जितना भी ब्रिटिश का सामान है सबको क्या कर दो? बॉयकॉट कर दो, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं हम लोग जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो, जूट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है बच्चों, ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? रॉ जूट का।
रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, याद रहे इंडिया में जो है जो रॉ जूट मिलता है वो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही मिलता है रॉ जूट। लेकिन अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश का, अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है जो जूट को एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कंट्री में, ठीक है ना। बांग्लादेश सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है जूट को फॉरेन कंट्री में, याद रहे बांग्लादेश, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो पहले नंबर पे क्या है एक्सपोर्ट करने में जूट बांग्लादेश है, और इंडिया जो है जूट को एक्सपोर्ट करने में, जूट को एक्सपोर्ट करने में बच्चों क्या है, जूट को एक्सपोर्ट करने में क्या है बच्चों, ये आता है दूसरे नंबर पे, ये आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो जूट का लोकेशन है वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल में है, या फिर हुगली नदी के किनारे किनारे जितना भी इंडस्ट्री है वो जूट इंडस्ट्री है मैक्सिमम, ठीक है ना। पहले क्या था ना कि पहले जो ये वेस्ट बंगाल जो है ये पूरा बंगाल हुआ करता था, फिर 1905 में जब इसका पार्टीशन हुआ, लॉर्ड कर्जन करता है इसका पार्टीशन, तो यही बंगाल जो है वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो ईस्ट बंगाल है यही अभी का बांग्लादेश है, और वेस्ट बंगाल हमारे यहाँ अभी भी प्रेजेंट में है। तो सबसे ज्यादा बंगाल वाले रीजन में जूट पाया जाता था, लेकिन पार्टीशन के बाद 74% के आसपास, 75% के आसपास जूट जो है वो बांग्लादेश में चला गया, 75% के आसपास। दैट्स वाई बांग्लादेश को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जूट जो है यही एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ ये एनसीईआरटी का, ये जो है कटपीस लगा हुआ है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि एक तरफ से हमारा एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है और एक तरफ से हम लोग नोट्स के थ्रू अपना जो है शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो, द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता। अगर क्वेश्चन है कि पहला जूट मिल सेटअप कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया था। कब किया गया था, 1855 में किया गया था, 1855 में किया गया था। कहां पे किया गया था, तो रिश्रा में किया गया था, रिश्रा, रिश्रा। अगर मैं ये पूछूं रिश्रा कहां पे है, ये जो है कोलकाता में था, ये कहां पे था, कोलकाता में था। और जूट का पहला फैक्ट्री बनता है 1855, यानी रिवॉल्ट होने से 2 साल पहले कोलकाता के रिसरा जगह पे पहला जूट फैक्ट्री को, मिल को जो है वो सेटअप किया गया। After partition in 1947, the jute mill remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to the Bangladesh. ये हम लोग डिस्कस कर लिए कि 3/4 एरिया जो है बांग्लादेश में जो है ये चला गया था। आ जाओ बच्चों यहाँ ध्यान दो, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है कि फर्स्ट जूल जो है वो रिसरा 1855 में सेटअप किया गया था। रिसरा कहाँ पे है, रिसरा जो है वो कोलकाता में है। कहाँ पे है बच्चों, कोलकाता में है रिसरा। आफ्टर पार्टीशन 75% जूट एरिया जो है वो बंगाल में चला गया, ठीक है। 75% जूट एरिया कहाँ चला गया, बंगाल में चला गया, वेरी नाइस। और ये हमारा दिया गया है शुगर इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। नोट्स में ये ऐड करना जो है भूल गया था, तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी या कटविस लगा हुआ है, तो पहले इसको एक बार पढ़ लेना है। जैसे देखो, इंडिया स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ठीक है। जैसे जूट में हम लोग देखें कि रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा जूट में प्रोड्यूस करता है इंडिया, एक्सपोर्ट जो है सेकंड स्थान पे करता है जूट को, है ना। फर्स्ट पे है बांग्लादेश। शुगर के बारे में बात करें तो सेकंड, वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है इंडिया, ठीक है। बट occupies the first place in the production of gur and खानदासरी, ठीक है ना, खानदासरी। गुड़ और खंदासरी जो है ये जो है फर्स्ट प्लेस पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्रीज बल्कि, शुगर इंडस्ट्री में जितना भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो बहुत बल्क में यूज होता है। एंड इन द क्या है, हॉलेज इट्स सुकोस कॉन्टेस्ट रिड्यूस। द मिल आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मिल लोकेटेड है, बिहार में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 60 क्या है, 60% मिल आर उत्तर प्रदेश एंड बिहार,
यानी कि 60% जो है 60% मिल जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में, शुगर इंडस्ट्री का 60% मिल जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज आइडियल सुटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर। याद रहे, शुगर इंडस्ट्री जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। क्यों? क्योंकि सर जो गन्ना, जो शुगर है वो डिपेंड करता है गुड़ पे। गुड़ बनता है गन्ना से, है ना, शुगर केन से बनता है, और शुगर केन जो है वो सीजनल, कह सकते हैं कि सीजनली वो ग्रो होता है। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री जो है वो सीजनल इंडस्ट्री के रूप में हम लोग कहते हैं, जिस कारण से इसको कोऑपरेटिव सेक्टर में रखा गया है। ठीक है, बाकी ये 2-3 लाइन खुद से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्या, जूट टेक्सटाइल, जो कि सबसे पहली बार जो है कहाँ पे सेटअप किया गया बच्चों, तो सबसे पहली बार सेटअप किया गया हमारा कोलकाता के रिश्रा में, है ना, 1855, कोलकाता के रिश्रा में 1855 में सबसे पहली बार जो है ये किया गया। जूट मिल्स रिमेन इन इंडिया, जूट का मिल जो है अभी भी भारत में है। 75% जो एरिया है वो बांग्लादेश में जाने के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा आता है बच्चों मिनरल बेस इंडस्ट्री। मिनरल बेस इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ इसमें जो है हम लोग मिनरल यूज करते हैं मेटल्स को, है ना, मेटल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। मेटल्स और मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस इंडस्ट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि मिनरल बेस इंडस्ट्री में क्या क्या आता है सर, तो हम लोग को पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आता है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आता है, सीमेंट इंडस्ट्री आता है और केमिकल इंडस्ट्री आता है। और ये चारों इंडस्ट्री के बारे में बच्चों फिंगर टिप पे होना चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए चारों इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग बच्चों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग कि जितना भी अदर इंडस्ट्री है, जितना भी अदर इंडस्ट्री है, जैसे हैवी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री, ये सब के सब डिपेंड है किस पे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे भी। जैसे स्टील इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर, क्या क्या स्टील जो है, मतलब हमारा क्या क्या सामान जो है वो स्टील बनाता है। जैसे इंजीनियरिंग गुड्स स्टील का बना होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्टील से बने होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग को बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि जो स्टील इंडस्ट्री है आखिरकार वो वर्क कैसे करता है, कैसे कैसे स्टील बनता है। ठीक है ना, स्टील कैसे बनता है, आ जाओ। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में स्टील का यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाई आयरन एंड स्टील इज हैवियर इंडस्ट्री, क्यों होता है, ध्यान दो। अगर क्वेश्चन ये आए कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि बाकी के जितने भी इंडस्ट्री है इन पे डिपेंडेंट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो बहुत बल्क में यूज होता है, यहाँ पे हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल यूज होता है, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा आता है बच्चों, है ना, वो भी बहुत ज्यादा आता है। यूज हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल एंड हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हैवी इंडस्ट्री क्यों कहते हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड रेशियो, अब ये जो है ये हो जाता है बच्चों मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो स्टील बन रहा है ना, जो स्टील बन रहा है बच्चों, ये ध्यान दो, जो स्टील बन रहा है ना, स्टील, इसमें सबसे पहले तो स्टील बनता कैसे है, तो इसमें लगता है आयरन का ओर, आयरन ओर लगता है, प्लस कोल लगता है, प्लस आयरन ओर, उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा लाइमस्टोन, आयरन ओर के बाद तुम्हारा आता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यूज होता है, प्लस कोल यूज होता है, या फिर तुम कोक बोल लो। ये तीन चीज यूज होता है स्टील बनाने के लिए। ठीक है, कितना कितना रेशियो में, तो आयरन का 4:2:1, उल्टा हो गया, 4:1:2। हमेशा याद रहे कोल का जो रेशियो होता है वो 2 होता है, लाइमस्टोन का होता है 1 और आयरन का होता है 4। ये वाला जो है मैंने पलट दिया है, कोल इधर था, लाइमस्टोन इस साइड था, तो आयरन, कोल एंड लाइमस्टोन, आयरन हो गया प्लस
कोल हो गया प्लस लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन। तो याद रहे बच्चों, लाइमस्टोन का रेशियो 1 होता है, कोल का होता है 2 और आयरन का होता है 4, यानी कि 4:2:1 आयरन और कोल और लाइमस्टोन, ठीक है ना। और स्टील को हार्ड बनाने के लिए, स्टील को हार्ड बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में मैग्नीज का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? मैग्नीज का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ये पूछूं कि बताओ स्टील को हार्ड बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? मैग्नीज का यूज किया जाता है। एज अ रॉ मटेरियल किसका यूज किया जाता है? आयरन के ओर का, कोल और लाइमस्टोन। 4:2:1। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिरकार सर आप ये बताइए कि ये बनता कैसे है, स्टील जो है वो बनता कैसे है। आ जाओ बच्चों देखते हैं हम लोग स्टील कैसे बनता है। नहीं, उससे पहले यहाँ है, हम लोग देख लिए कि स्टील प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर रॉ मटेरियल सोर्स एंड गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी इंडस्ट्री होगा ना, तो कोई भी इंडस्ट्री सबसे पहले ये देखता है कि मेरे पास जो है, मेरे इंडस्ट्री के अगल बगल कितना आसानी से रॉ मटेरियल मिल पा रहा है। सबसे पहली बात तो ये देखता है। दूसरा बात क्या देखता है कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है कि नहीं है, नेटवर्क कैसा है, मार्केटिंग है कि नहीं है। ये सब कुछ देखते हुए कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है, ठीक है ना। लोकेशन हम लोग देखते हैं, तो याद रहे अभी भी लोकेशन जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का है वो है छोटा नागपुर का प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि झारखंड वाले रीजन में आता है ना, छोटा नागपुर प्लेटू। अब रीजन क्या है भाई कि छोटा नागपुर प्लेटू में ज्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है। तो याद रहे यहाँ पे जो आयरन का ओर मिलता है वो बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल्स मिल जाता है, बहुत चीप लेबर मिल जाता है और डोमेस्टिक मार्केट मिल जाता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर क्वेश्चन ये आए कि छोटा नागपुर के प्लेटू में ज्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही सेटअप क्यों होते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ही हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज होता है, मिल जाता है, चीप लेबर मिल जाते हैं, डोमेस्टिक मार्केट मिल जाता है, लो कॉस्ट आयरन ओर मिल जाता है और हाई ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ पे, जिस कारण से छोटा नागपुर प्लेटू जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है, ठीक है ना। चीप लेबर, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल, लो प्राइस आयरन और डोमेस्टिक मार्केट और हाई ग्रोथ पोटेंशियल के कारण छोटा नागपुर प्लेटू में ज्यादातर आयरन एंड स्टील जो है वो सेटअप किया जाता है। गॉट इट? आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को देखना है बच्चों की स्टील जो है किस तरीके से बनता है, स्टील किस तरीके से बनता है। तो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, ये एनसीईआरटी का कटा हुआ ये पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको बहुत ही आसान तरीका से हम लोग समझते हैं, बहुत सिंपल तरीका से। देखो स्टील कैसे बनता है, आराम से देखो। सबसे पहले स्टील बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितना भी रॉ मटेरियल है उसको प्लांट में लाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा? आयरन आएगा, आयरन ओर आएगा, कोल आएगा और लाइमस्टोन आएगा, है ना। आयरन ओर का कितना रेशियो? 4, कोल का कितना? 2, कोल का कितना बच्चों? 2, और लाइमस्टोन का 1। 4:2:1 जो है आएगा रॉ मटेरियल प्लांट में। उसके बाद जाकर के उसको भट्ठा में डाल दिया जाएगा। भट्ठा पता है ना, भट्ठा जहां पे पकता है, भट्ठी है ना, जहां पे ईंटा ऊंटा पकता है, जहां पे हम लोग हीट देते हैं, तो भट्ठा में इसको पकाते हैं। भट्ठा को कहते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में इसको हम लोग डाल देते हैं तीनों को। तो होता क्या है कि जो कोल है, कोल हीट प्रोड्यूस करता है, कोक हीट प्रोड्यूस करता है, जिस कारण से जितना भी आयरन ओर है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। सारे रॉ मटेरियल को लिए भट्ठा में डाल दिए, तो जैसे ही जो कोल है वो जला तो आयरन ओर को मेल्ट कर दिया, ठीक है। और उसमें जो लाइम स्टोन रहता है, जितना भी आयरन ओर में जितना भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है आयरन ओर में, उसको जो है सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है, उसके ऊपर तैरा देता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्लैग बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्लैग बोलते हैं। और फिर उस स्लैग को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो जो मोल्टेन अब मटेरियल बचा उसको जो है स्ट्रक्चर में इस तरीके के ढांचा में डाल देते हैं। इस तरीके के ढांचा में डाल दिए ऐसे। तो जैसे इस तरीके के ढांचा में डालें, इस ढांचा का नाम होता है पिग, PIG, पिग। सुअर नहीं, ढांचा का नाम है पिग, ठीक है। तो इसमें हम लोग पिग में मोल्टेन आयरन डाल दिए, ठीक है।
तो इसको बोला जाता है पिग आयरन, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जितना भी गंदगी और बचा रहता है उसको हटाने के लिए इसका करते हैं ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करवाते हैं ताकि सारा का सारा इम्प्योरिटी जिसमें से निकल जाए, ठीक है। और इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, मैग्नीज मिलाते हैं, निकल मिलाते हैं और क्रोमियम मिलाते हैं ताकि ये हार्ड बन जाए। हार्ड बन गया, अब इसको रोल करते हैं और रोल करके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यही सिस्टम है। आ जाओ एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को प्लांट में, उसके बाद भट्ठा में डालते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों की आयरन ओर मेल्ट हो जाता है। लाइम स्टोन जो है एज अ फ्लक्सिंग मटेरियल काम करता है। याद रहे, एमसीक्यू में आ सकता है कि फ्लक्सिंग मटेरियल जो है यूज होता है कौन, लाइमस्टोन। एज अ फ्लक्सिंग मटेरियल कौन यूज होता है, लाइमस्टोन, जो कि क्या करता है, स्लैग को बनाता है। स्लैग मतलब सॉलिड वेस्ट है ना, और फिर उस सॉलिड वेस्ट को हम लोग हटा देते हैं। देखो, स्लैग इज रिमूव्ड, कोक इज बर्न टू हीट द ओर। आ रहा है बात समझ में ना। उसके बाद हम लोग पिग आयरन में उसको कन्वर्ट करते हैं। पिग आयरन क्या है बच्चों, तो मॉल्टेन मटेरियल पॉर्ड इनटू मॉड कॉल्ड पिग, यानी कि जो सेप है उसमें हम लोग जो है मॉल्टेन मटेरियल डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, ये पिग आयरन बन जाता है। उसके बाद पिग आयरन को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। पिग आयरन को क्या किया हम लोग, ऑक्सीडाइज किए ताकि जितना भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए, और उसमें मैग्नीज, निकल, क्रोमियम को ऐड किए, और उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस किए, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन था। अब देखो सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को प्लांट में, उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग आयरन ओर को मेल्ट करते हैं, लाइमस्टोन एक्ट करता है एज अ फ्लक्सिंग मटेरियल, स्लैग को रिमूव किया जाता है, और कोक जो है, कोल जो है हम लोग को हीट देने का काम करता है भट्ठे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पिग आयरन के बारे में देखें, तीसरा पॉइंट। तीसरा देखो, कहानी को विजुअलाइज करोगे ना तो कभी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये तुम कोशिश करोगे कि एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर कोई भी सब्जेक्ट रट करके याद कर ले तो बहुत मुश्किल होगा, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। तो कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उसको विजुअलाइज करना शुरू करो, उसका स्टोरी बनाना शुरू करो कि ठीक है, रॉ मटेरियल लाएं, ब्लास्ट फर्नेस में डालें, और किस तरीके से स्टील बन रहा है। जैसे ही हम लोग अपने दिमाग में प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं तो कहानी बहुत आसान हो जाता है फिर, ठीक है ना। पिग आयरन, मॉल्टेन आयरन पोर्ड करते हैं हम लोग बने हुए शेप में, मॉड्स में। स्टील मेकिंग, पिग आयरन प्यूरिफाई किया जाता है, इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, मैग्नीज, निकल और क्रोमियम को ऐड किया जाता है। उसके बाद हम लोग उसको शेप में देते हैं, शेप कर देते हैं, ठीक है ना, रोल करते हैं, उसको प्रेस करके कास्टिंग करते हैं, ये सब जो है अपना शेपिंग में करके उसको फिर सेल करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सेल करने के लिए बच्चों भेज देते हैं। तो किस तरीके से आयरन स्टील बना हम लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों, हम लोग को देखना है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। पहले हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देख लिए बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें आयरन और कोल और लाइम स्टोन का किस तरीके से रेशियो था, 4:2:1, ठीक है। अब हम लोग को देखना है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। स्मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलाना, क्या होता है, पिघलाना। तो एल्यूमिनियम को पिघलाने वाला इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंस क्या है भाई, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालॉजिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। एल्यूमिनियम का हम लोग को पता है ना कि एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, इसमें जंक नहीं लगता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेलिएबल होता है, और ये जो है स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विथ अदर मेटल, और ये जो है किसी भी अदर मेटल के साथ मिलता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर ये सब सिंपल सा बात है कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम का, देख लेना। हाँ, याद रखना, एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल क्या है, बॉक्साइट है भाई। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम निकलता है, यानी कि एल्यूमिनियम की ओर का नाम है बॉक्साइट, ठीक है ना। बल्कि होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है इसका ओर, यानी कि बॉक्साइट जो है वो डार्क रेडिश कलर का होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। देखो ये जो क्या दिखा रहा है, ये जो है स्टील का जो है दिख रहा है ना, ये स्टील का पूरा जो है वो बंडल दिखा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनपुट आउटपुट रेशियो, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के पेपर के लिए, जो बहुत आसान सा प्रोसेस है। आराम से सुनते चलो, बस एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठा करो, और जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है ना वैसे वैसे टिक लगाते हुए चलो, और कहानी को बिल्कुल माइंड में प्रोसेस होने दो आराम से, ठीक है। तो 4 से 6 टन बॉक्साइट
जो है आता है जब प्लांट में, उससे 2 टन एल्यूमिना निकलता है। एल्यूमिना क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जो बॉक्साइट ओर है ना उसको क्रश कर दिया जाता है तो उसी का नाम चेंज होकर के एल्यूमिना हो जाता है। 2 टन जो है एल्यूमिना आ गया, उससे 1 टन जो है प्रॉपर एल्यूमिनियम निकलता है। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 4 से 6 टन बॉक्साइट से 2 टन एल्यूमिना निकला और 1 टन निकलता है बच्चों एल्यूमिनियम। ठीक है ना। देखो यहां पे अब लोकेशन फैक्टर दिया हुआ है, आंख बंद करके लोकेशन फैक्टर एग्जाम में क्या लिखना, इंडस्ट्री हमेशा और हमेशा वहां पे होगा जहां पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, नेटवर्क अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, मार्केट अच्छा हो, वाटर एबिलिटी अच्छा हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा हो और वहां का टोपोग्राफी अच्छा हो। 6 पॉइंट बताया, 6 में से कोई सा भी 3 पॉइंट लिख करके आ सकते हो। देखो यहां भी क्या है, चीप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो और लो कॉस्ट रॉ मटेरियल हो। ठीक है ना, जो भी इंडस्ट्री होगा वो यही सब फैक्टर देखते हुए अपने इंडस्ट्री को सेटअप करेगा। ठीक है ना। मेजर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग स्टेट कौन कौन सा है तो देख लो, यहाँ पे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अभी स्टेट्स को अगर हम लोग नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि ये सब स्टेट ऐसे कितना भी रट लोगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग अलग से क्लास कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रॉपर मैप पे इंडिकेशन करेंगे कि भाई ये स्टेट में स्टील मिलता है, ये स्टेट में एल्यूमिनियम का इंडस्ट्री है भारी मात्रा में। ठीक है ना, तो अभी इसको हम लोग बस 2-3 बार रीड करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्लास लेंगे तो उसमें और डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग को देखना है बच्चों क्या कि एल्यूमिनियम कैसे बना, तो ये भी बड़ा सा सिंपल सा प्रोसेस है, देख लो जरा सा। सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल को प्लांट में लाना है, उसके बाद उसको क्रश कर देना है, जिससे क्या होगा, एल्यूमिनिया निकलेगा। उसके बाद जो इसको स्मेल्टर में भेजना है, इसका कैल्सिनेशन पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरी। ठीक है, इसका कैल्सिनेशन होगा और उसके बाद जो है देखो यहाँ पे बॉक्साइट का माइनिंग होगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा रेल और शिप से। क्यों? क्योंकि बहुत बल्की होता है। एल्यूमिनियम रिफाइनरी में भेजा जाएगा जहां पे उसको क्रश किया जाएगा और एल्यूमिना को निकाला जाएगा। याद है ना, 4 से 6 टन बॉक्साइट में मात्र और मात्र 2 टन जो है वो एल्यूमिना निकलता है और 1 टन निकलता है एल्यूमिनियम। उसके बाद उसको पिघलाने वाला स्मेल्टर में भेजा जाएगा जहां पे क्रायोलाइट यूज किया जाएगा एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्रायोलाइट क्या है, तुम लोग को पता है ना कि क्रायोलाइट का यूज किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। हैवी इलेक्ट्रिसिटी नीड होता है इसको पिघलाने के लिए। ठीक है ना, इसको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नीड होता है। कितना? 18,600 किलोवाट पर टन, यानी कि 1 टन के लिए आपको 18,600 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देख लो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं, बस कहानी को बस सुनते चलो। फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है बच्चों, तो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है हमारा एल्यूमिनियम। और इस नोट्स को तुम आराम से प्रॉपर पेपर में लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, 1 नंबर भी नहीं कटने वाले हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या निकला, एल्यूमिनियम निकला। सिंपल सा प्रोसेस समझो, कहानी बनाना। देखो सबसे पहले जो है बॉक्साइट को निकाला गया, निकालने के बाद ट्रेन और रेल पे लाद करके उसको इंडस्ट्री ले जाया गया। वहां पे इंडस्ट्री जाने के बाद उसको क्रश किया गया और एल्यूमिनिया निकाला गया, एल्यूमिनिया निकाला गया। उसके बाद स्मेल्टर में भेजा गया जहां पे क्रायोलाइट एज ए यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिसको पिघलाने के लिए जो है 18,600 किलोवाट पर टन का बिजली का हम लोग को वो देना पड़ता है, बिजली देना पड़ता है। और फाइनल प्रोडक्ट एल्यूमिनियम जो है निकल करके रेडी हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, हम लोग 2 इंडस्ट्री पढ़ लिए, पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री। अब ये चैप्टर जो है बहुत जल्द खत्म होने वाला है और चैप्टर को खत्म करने के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, आराम से जो है आराम से तुम लोग पढ़ो, इसको आराम से पढ़ो। ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जैसे ही टेंशन ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री तो आगे हम लोग को पढ़ना है, अभी हम लोग को पढ़ना है केमिकल इंडस्ट्री। और हम लोग को पता है कि जो भी केमिकल इंडस्ट्री है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आता है। इंक्लूड लार्ज स्केल यूनिट और स्मॉल स्केल यूनिट, ये दोनों को इंक्लूड करके रखता है ये। और पूरे के पूरे ऑल ओवर द इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री फैला हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि दवा ववा सब इससे बनता है।
अब देखो, याद रहे जो भी हम लोग अभी इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंस याद करना कंपलसरी है बिल्कुल, ठीक है ना। 2-3 बार हम लोग बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। देखो, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, अब हम लोग को पता है सर कि अगर हम लोग बात करें केमिकल इंडस्ट्री का, अगर हम लोग बात करें केमिकल इंडस्ट्री का, तो केमिकल्स दो चीजों से मिलकर के बना होता है, या तो वो होगा इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से मिलकर के बना होगा, इनऑर्गेनिक केमिकल से मिलकर के बना होगा, या तो बना होगा ऑर्गेनिक केमिकल से मिलकर के, या तो बना होगा बच्चों ऑर्गेनिक केमिकल से मिलकर के, ठीक है। अब यही हम लोग को लिखना है कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा एंड आस, ठीक है ना, ये सब यूज होता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स के रूप में। और अगर बच्चों हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिकल्स के रूप में क्या यूज होता है, तो ऑर्गेनिक केमिकल के रूप में यूज होता है पेट्रोकेमिकल्स, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेसिस रबर, प्लास्टिक, डाइज स्टफ, ये सब जो है ऑर्गेनिक में आता है। तो 2-3 बार तो बोलना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक में क्या और इनऑर्गेनिक में क्या, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर, हम लोग को पता है सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है यही अपने आप खुद है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेकंड आता है बच्चों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब इसमें भी हम लोग को पढ़ना है कितने प्रकार के फर्टिलाइजर्स होते हैं, ध्यान दो, नाइट्रोजेनियस, फॉस्फेटिक, अमोनियम फॉस्फेट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, और ये सबका नाम याद रखना है, DAP, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। ये एक तरीका का क्या है बच्चों, फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजेनियस हम लोग को पता है यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन होता है हम लोग को पता है, फॉस्फेटिक, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ये सब किसका एग्जाम्पल है बच्चों, फर्टिलाइजर्स का एग्जाम्पल है। पोटास, फुल्ली इंपोर्टेड। अब ये देखो पोटास के बारे में थोड़ा समझो, पोटास जो है इंडिया में जो है पोटास का कोई भी रिजर्व नहीं है। इंडिया जो है इंडिया में पोटास का कोई भी रिजर्व नहीं है। इंडिया को पोटास को हम लोग इंडिया से बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना, याद रखना ये फुल्ली इंपोर्टेड है, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि नो कॉमर्शियल रिजर्व इन इंडिया, किसका, पोटास का, किसका, पोटास का। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, फिर मैं बोलूंगा कि इसको 2-3 बार पढ़ के छोड़ देना है, बस ये चीज याद रखना है कि केरला में जो है 50% प्रोडक्शन होता है, बाकी ये सब स्टेट का नाम है, 2-3 बार पढ़ के बस छोड़ देना है स्टेट का नाम, ठीक है। फिर आता है सीमेंट इंडस्ट्री। तो सिंपल देखो, अब तुम लोग लॉजिक समझो इसमें कि अगर केमिकल इंडस्ट्री में आएगा तो क्या आएगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आएगा तो क्या आएगा। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या भी हम लोग पढ़े, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पोटास के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े, यही पढ़े ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट जो है इन सब चीज को बनाने में यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल क्या है भाई इसका, तो याद रखना रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, कोल और इलेक्ट्रिक पावर। हेवी एंड बल्कि रॉ मटेरियल यूज होता है, जिस कारण से जो है वही इंडस्ट्री लोकेटेड नियर रॉ मटेरियल, ये बता दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, अब यहां से क्वेश्चन आएगा क्या, इंपॉर्टेंट फैक्ट। फर्स्ट जो है सीमेंट प्लांट कहां पे बनाया गया था, चेन्नई में बनाया गया था 1904 में। जूट का कहां पे बना था बच्चों, जूट का बना था कोलकाता में, कोलकाता में बना था। कहां पे बना था, रिसरा में बना था, रिसरा, कोलकाता के रिसरा में बना था, 1855 में बना था पहला जूट। फिर हम लोग देखें कि जो जूट है बच्चों, जूट वो दूसरा सबसे पहले नंबर पे इंडिया आता है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने में, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में पहले नंबर पे आता है। लेकिन बच्चों दूसरे नंबर पे आता है एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में दूसरे नंबर पे आता है। तो एक्सपोर्ट करने में पहले नंबर पे क्या आता है बच्चों, पहले नंबर पे कौन आता है, तो आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश आता है पहले नंबर पे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं पहला सीमेंट इंडस्ट्री कहां बना था, चेन्नई में बना था। पहला सीमेंट इंडस्ट्री कहां बना था, चेन्नई में बना था। कब बना था, 1904 में बना था, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ही रैपिडली जो है वो एक्सपेंड होता है। गुजरात प्लांट एक्सपोर्ट सीमेंट, अब जो हमारा भारत का जो गुजरात वाला जो प्लांट है वो गल्फ कंट्री में भी सीमेंट भेजने का काम करता है बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है बच्चों। आगे देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल।
तो इसका कौन क्या क्या बनाता है, तो ट्रक बनाता है, बस, कार, मोटरसाइकिल, ये सब बनाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है। अब जैसे ही लिबरलाइजेशन होता है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि नया नया मॉडल्स आता है, डिमांड इंक्रीज होता है, जिस कारण से ये ऑटोमोबाइल का रैपिड एक्सपेंशन होता है बच्चों। ठीक है ना। अब ये सब स्टेट्स हैं, जो कि मैंने बोला कि 2-3 बार बस रीड कर लेना है, याद करने का कितना भी हम लोग कोशिश करेंगे स्टेट्स याद नहीं होने वाले। ठीक है, याद हो गए तो अच्छी बात। अब हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में। इनका प्रोडक्ट होता है ट्रांजिस्टर बनाना, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल फोन और कंप्यूटर बनाना काम होता है किनका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का काम होता है बच्चों। ठीक है, रडार हो गया, टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया। मेजर सेंटर जो है यहाँ पे है, याद रखना, बेंगलुरु एग्जाम में पूछता है। बेंगलुरु को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल्स ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं बच्चों, बेंगलुरु को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक। इसका इंपॉर्टेंस क्या है देख लो बच्चों, मैंने क्या बोला था, रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंस, इनको रट लेना है बिल्कुल। रॉ मटेरियल और इंपॉर्टेंस, इनको रट लेना है बिल्कुल। आ जाओ, इंपॉर्टेंस देखो मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंस देखिए क्या है इंपॉर्टेंस। ये जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है सर, रैपिड ग्रोथ करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी, बैकबोन है बच्चों मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी का। अब देखो, ये हम लोग पढ़े जितने भी इंडस्ट्रीज था उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़े आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े बच्चों, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पढ़े, और हम लोग लास्ट में क्या पढ़े, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पढ़े। ठीक है, ये हमारा पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गया। कभी भी कोशिश नहीं करना है कि एक बार में सब कुछ रट रटा के खत्म कर दें। आराम आराम से 2-2 पेज 3-3 पेज आराम आराम से हम लोग को याद करना है। ठीक है, कोशिश नहीं करना है रटने का, कोशिश करना है विजुअलाइज करने का। ठीक है ना। अब हमारा ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। इंडस्ट्री तो ग्रो हो गया, इंडस्ट्री ग्रो होने के कारण इन्वायरमेंट का क्या क्या डिग्रेडेशन हो रहा है बच्चों, हम लोग को उसके बारे में देखना है। और यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये जो सेक्शन है ये 5 नंबर में आता है। ठीक है ना, ज्यादातर 5 नंबर में आता है। आ जाओ बच्चों, इंडस्ट्रीज एंड पोल्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि जैसे देखो, इंडस्ट्री से बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ तो होता है, लेकिन इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। देखो, बट दे ऑल्सो इंक्रीज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिस कारण से इन्वायरमेंट जो है डिग्रेड करता है। अब हम लोग को देखना है कि इंडस्ट्री के ग्रो होने के कारण कौन कौन सा पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, हम लोग देखते हैं नॉइज पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ये सब पोल्यूशन जो है बच्चों होता है इंडस्ट्री के डेवलप होने के कारण। ठीक है ना। अब एक एक करके हम लोग को देखना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन के बारे में, अब ये ऐसा सेक्शन है कि आप लोग खुद से भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे ना तो आंसर इसका लिख ही दोगे। एयर पोल्यूशन का मेन कारण क्या है भाई, तो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के होने के कारण जब होता है तब हम लोग कहते हैं भाई एयर पोल्यूशन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होता है। डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ये सब जो है एयरबॉर्न पार्टिकल से, जैसे ही हमारे एयर में ये सब मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भैया एयर पोल्यूशन है। जिसका सोर्सेज जो है ये सारी इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, पेपर फैक्ट्रीज जो है, वो जितने भी ब्रिक किल्स हैं वो हैं, केमिकल फैक्ट्री है, स्मेल्टिंग प्लांट है। 2-3 इसमें याद रखना है। ठीक है, 2-3 लिख देंगे हमारा हो जाएगा। जिस कारण से इफेक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल पे, प्लांट पे, बिल्डिंग पे, एटमॉस्फेयर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। फिर बच्चों हम लोग को पढ़ना है वाटर पोल्यूशन। ये दिख रहा है इंडस्ट्री का पानी जो है पूरा पूरा डंप किया जा रहा है, कहाँ पे, नदी में डंप किया जा रहा है, जिस कारण से क्या होता है पूरा का पूरा पानी गंदा हो जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स पे बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है ना। डिस्चार्ज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल वेस्ट, हम लोग देखें सल्फ्यूरिक एसिड उसमें यूज हो रहा था, है ना, नाइट्रिक एसिड उसमें यूज हो रहा था। ये सब का सब जाएगा कहाँ पे, रिवर में जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट रिलीज डायरेक्टली इनटू वाटर, बिना किसी ट्रीटमेंट के जो इंडस्ट्री है वो सीधा का सीधा, अभी हमारे दिल्ली में यमुना वाटर इतना गंदा क्यों है, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में जो यमुना रिवर है वो इतना गंदा क्यों है, उसका बस एक ही कारण है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना वेस्ट ला करके कहाँ पे डाल रहे हैं, यमुना रिवर में डाल रहे हैं, और इन चीजों पे सरकार का कोई नजर नहीं है।
जिस कारण हमारा यमुना इतना गंदा हो चुका है। मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री देखते हैं हम लोग, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब का सब इंडस्ट्री जो है इफेक्ट करता है रिवर्स को। हार्मफुल सब्सटेंसेस हम लोग देख सकते हैं कि एसिड, सॉल्ट, ये सब सब्सटेंस जो है नदी में सीधा डंप किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा सब्सटेंस इंडस्ट्री का ही क्या है, पार्ट है। तो सरकार को ये चाहिए कि जितने भी इंडस्ट्री है उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में हवा गंदा है, पानी गंदा है, खाना गंदा है, दिल्ली में नहीं, हर जगह खाना गंदा है, पनीर गंदा है, सब करप्शन इतना ज़्यादा है। और फिर हम लोग बोलते हैं कि 2047 तक, 2047 तक हम लोग जो है डेवलप्ड भारत बन जाएंगे, जो कि कतई पॉसिबल नहीं है। मेजर सॉलिड वेस्ट देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है मेजर सॉलिड वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन में क्या होता है कि जितना भी पानी जो यूज होता है इंडस्ट्री में, वो गर्म पानी होता है, बहुत गर्म हो जाता है। अब वो गर्म पानी को सीधा हम लोग जब नदी में डालते हैं तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब मर जाते हैं। तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको ठंडा करना चाहिए, उसके बाद उसको उसमें डंप करना चाहिए, फिल्टर होने के बाद, ठीक है ना। हॉट वाटर को हम फैक्ट्री से निकलता है सीधा विदाउट कूलिंग जो है पॉन्ड में ढकेल दिया जाता है, जिस कारण से एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाता है। हॉट वाटर रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन के कंटेंट को वाटर में। न्यूक्लियर पोल्यूशन हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि एक वेपन है, उसका जब हम लोग जैसे ही उसको हम लोग बनाते हैं तो उस कारण से हमारा ये होता है, कैंसर होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है, मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन, तो ये सब तुम लोग को पता है बच्चों कि हम लोग जितने भी वेस्ट है इस तरीके से हम लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, है ना, जहाँ तहाँ इसको डंप कर देते हैं। ग्लास है, साल्ट है, गार्बेज है, ये सब जो है हम लोग फेंक देते हैं, जिस कारण से यहाँ का जो मिट्टी है बच्चों, देखो ना, यहाँ का जो मिट्टी है वो जो है यूजलेस हो जाता है। रेन वाटर कैरीज पॉल्यूटेंट इनटू सॉइल और ग्राउंड वाटर। अब जो हमारा धरती के अंदर जो पानी है वो भी पॉल्यूट होगा। सिंपल सी बात है कि भैया कहाँ से ग्राउंड वाटर में पानी कहाँ जाता है, तो ऊपर से बारिश होता है, पानी रिसता है, नीचे जाता है ना। जब मिट्टी हमारा खराब है तो ग्राउंड वाटर तो ऑटोमेटिक खराब होगा ना। इस तरीके से है। नॉइस पोल्यूशन हम लोग को पता है क्या क्या होता है भाई, कारण क्या क्या है। हेवी मशीन चलना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होना, रोड पे ट्रैफिक होना, इलेक्ट्रिक ड्रिल होना, ये सब के कारण नॉइस पोल्यूशन होता है। इफेक्ट क्या होता है इसका, इरिटेशन होता है, एंगर होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, 2-3 बार रीड करोगे आराम से लिख लोगे। कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, अब कैसे कंट्रोल करना है भाई, तो देखो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल कैसा होगा कि 1 लीटर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पोल्यूट्स 8 टाइम्स ऑफ फ्रेश वाटर। दिख रहा है ना कि 1 लीटर तुम इंडस्ट्रियल वेस्ट जब तुम नदी में डालोगे ना तो 8 बार साफ होने के बाद वो पानी सही हो पाएगा। 8 टाइम्स वो गंदा कर देता है पानी को। 1 लीटर जो है वो 8 टाइम्स फ्रेश वाटर को गंदा कर देता है। मिनिमाइज वाटर यूजेस बाय रीयूजिंग और रिसाइकलिंग वाटर इनटू 2 और मोर स्टेजेस। सबसे पहले तो पानी को बार बार यूज करो, है ना, पानी को बार बार यूज करो और उसको रिसाइकल करो, 2-3 स्टेजेस में रिसाइकल करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो और हॉट वाटर को ट्रीट करके उसके बाद रिलीज करो कहाँ पे, नदी में, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट 3 स्टेज में। सबसे पहले होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी कि पहले पानी को क्या करो, प्राइमरी ट्रीटमेंट करो, इन सब का यूज करते हुए स्क्रीनिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, फ्लोकुलेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, इन सब से पहले हम लोग को ट्रीटमेंट करना है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें रह तो नहीं गए, उसका ट्रीटमेंट करिए। उसके बाद जो है टर्सरी ट्रीटमेंट करिए कि बायोलॉजिकली, केमिकली, फिजिकली प्रोसेस और रिसाइकलिंग वाटर रिसोर्सेज, इन सब करने के बाद जो है आप कहीं भी डंप करिए या फिर रिलीज करिए, ठीक है। ये सब खुद से पढ़ने वाला टॉपिक है। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन किस तरीके से हम लोग करेंगे बच्चों, देख लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो ऐसा डेवलपमेंट जो कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ऐसा डेवलपमेंट जो अभी के लिए डेवलपमेंट हो लेकिन उसको फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व किया जा सके या फिर प्रिजर्व हो, उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान दो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोंग विथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना। जैसे इस तरीके से सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है एनटीपीसी,
एनटीपीसी पे क्या आता है, तो केस स्टडी आता है एनटीपीसी पे, ठीक है। एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोड्यूसिंग कॉर्पोरेशन है, इसमें बहुत ज्यादा जो है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका ये जो है आईएसओ सर्टिफाइड है। ये जो है क्या करता है, फॉलो करता है, फॉलोज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जितने कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से मैनेज करना है, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एनटीपीसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, तो ये वाटर, ऑयल, गैस और फ्यूल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये जो कमिटी है, ये जो संस्था है एनटीपीसी, वो इनका जो है प्रोटेक्ट करने का इनको काम करेगा, जो कि यूज करेगा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन सब चीज़ों का, देखो इन सब चीज़ों का यूज करेगा। देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वेस्ट मिनिमाइज कैसे किया जाए, ग्रीन बेल्ट कैसे डेवलप किया जाए, एस पॉन्ड मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकलिंग कैसे किया जाए, ऑनलाइन इकोलॉजिकल मोनेटाइजिंग कैसे किया जाए, इनका काम है एनटीपीसी का, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर होता है खत्म। ये देखो ये दिया गया है एक फिगर, क्या है, रामा गुंडैम प्लांट है ना, ये दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है, ड एंड हो गया चैप्टर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरा हम लोग एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का एक एक लाइन टू लाइन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब आप लोग का काम क्या है कि बिना हड़बड़ाए, बिना पैनिक किए आराम से बैठना और इसको क्या कर लेना, लर्न कर लेना। ईच एंड एवरी पॉइंट आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, चाहे जो हो जाए। अब एक्सक्यूज का कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।